दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस को अध्यक्ष मिल गया तो क्या कांग्रेस संभल गई? कांग्रेस के अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों में वह तमाम नाम हैं जो कल तक गांधी परिवार को निशाने पर लेते थे या गांधी परिवार की तरफ से ग्रुप 23 को निशाने पर लेते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों में 1, 2, 10 नाम नहीं बल्कि 30 नाम हैं और इन 30 नामों को अगर आप जानिएगा तो समझ जाइएगा समूची कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़ी है और मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के पीछे खड़े हैं। तो क्या अध्यक्ष का चुनाव और अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस के भीतर कोई ज्यादा उछल कूद इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब कोई समझ चुके हैं कि 2024 की लड़ाई हो या फिर राज्यों के चुनाव हो, तय तो राहुल गांधी की पदयात्रा से ही होगा। और राहुल गांधी की पदयात्रा अब बीजेपी शासित राज्य में घुस चुकी है। केरल में तो बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं, हालांकि आरएसएस की शाखाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सवाल आरएसएस से नहीं, सवाल बीजेपी से है जो राजनीतिक तौर पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर चुकी है कांग्रेस का। और कांग्रेस खड़े होने के लिए मचल रही है। पदयात्रा उसी की देन है। उदयपुर चिंतन शिविर इसीलिए लगाया गया था कि 2024 का कोई रास्ता निकल पाए। तो अब सवाल यह है कि जब बीजेपी शासित राज्य में राहुल गांधी की पदयात्रा की एंट्री हो गई है तो उसके बाद होगा क्या? और यह चुनाव कर्नाटक के अगले बरस होने हैं, यानी बरस भर के भीतर कर्नाटक के चुनाव होने हैं और कर्नाटक के 7 जिलों से इस यात्रा को निकलना है। वहां पर 7 लोकसभा सीटें आती हैं और 22 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन जिन जगहों से गुजरेगी वो कर्नाटक की नब्ज है राजनीतिक तौर पर, चाहे वो जातीय तौर पर हो चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर हो। और तैयारी इस बात की बाखूबी है कि सोनिया गांधी को भी कर्नाटक जाना है, प्रियंका गांधी को भी कर्नाटक जाना है। मांड्या में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो वहां पर प्रियंका गांधी शामिल होगी, जब बेल्लारी में पहुंचेंगे राहुल गांधी तो वहां पर सोनिया गांधी शामिल होगी। यानी बीजेपी को निशाने पर राजनीतिक तौर पर लेने की शुरुआत सही मायने में अब होगी। और आज चामराजनगर से यह जब यात्रा पहुंची कर्नाटक के भीतर, वहां पर एक गेट बनाया गया था, यह उस गेट की तस्वीर है। इस गेट में राहुल गांधी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ भी राहुल गांधी हैं, लेकिन ऊपर में एक तरफ इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ राजीव गांधी है। बीच में कांग्रेस के ऐतिहासिक नेताओं की तस्वीर है। लेकिन कर्नाटक का संकट वही संकट है जो राजस्थान का संकट है, जो छत्तीसगढ़ का संकट है। लेकिन जैसे ही एंट्री हुई वहां पर एक दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई। यह देखिए, सिद्धारमैया भी ढोल बजा रहे हैं और डी शिव कुमार भी ढोल बजा रहे हैं और राहुल गांधी बीच में भी ढोल बजा रहे हैं। यह संकेत है कांग्रेस के एक साथ आने का। यह संकेत है अब अध्यक्ष पद के ध्यान से अपना ध्यान हटा लीजिए। यह संकेत है कि राजस्थान को भूल जाइए और आने वाले वक्त में किसी भी राज्य की वहां पर जो कांग्रेस के भीतर के उठापटक है उसे भूल जाइए, क्योंकि कांग्रेस का मतलब अगर गांधी परिवार है और गांधी परिवार में से अगर राहुल गांधी की पदयात्रा ही कांग्रेस का भविष्य तय करेगी तो फिर कर्नाटक से इसकी शुरुआत हो चली है। और अब जो भी निशाने पर लिया जाएगा उसका जवाब बीजेपी देने को तैयार होगी। और सबको पता है कि जब चामराजनगर से निकलकर मैसूर पहुंचेगी यात्रा, उसके बाद मांड्या आएगा, उसके बाद तुमाकुरु आएगा, फिर चित्रदुर्गा आएगा, फिर बेल्लारी आएगा और फिर रायचूर आएगा और उसके बाद यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हिस्से से महाराष्ट्र में जाएगी। यानी ध्यान दीजिए, जिस रास्ते पर चलना है राहुल गांधी को, वहां से पहली चोट भ्रष्टाचार को लेकर, ईडी को लेकर, उसी ईडी को लेकर जिस ईडी ने 5 दिनों तक 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से पूछताछ की, जिसने 3 दिनों तक सोनिया गांधी को बुलाया, उस ईडी के दायरे में कर्नाटक के नेताओं की फहरिस्त भी ईडी की फाइल में है। लेकिन क्या ईडी उनके दरवाजे पर पहुंचेगी अगर वह बीजेपी के नेता हैं? जी नहीं। अगर करप्शन की परिस्थिति उभरेगी और सीबीआई का जिक्र होगा तो फिर क्या यह कहा जा सकता है कि येदियुरप्पा को क्लीन चिट कैसे मिली, किसने दी और फिर वो संसदीय बोर्ड में कैसे आकर शामिल हो गए और वहां से नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया?
इन बातों का जिक्र राजनीतिक तौर पर कर्नाटक की जमीन पर बड़ा मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने पहले दिन से आरएसएस को निशाने पर लिया है और अब कर्नाटक की राजनीतिक जमीन पर संघ और स्वयंसेवक जो है बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। कर्नाटक से पहले केरल में वो ऑक्सीजन तो देते थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी केरल में खड़ी नहीं थी। तो असल शुरुआत कर्नाटक से होती है और कर्नाटक के साथ उससे पहले अध्यक्ष की परिस्थिति आज ही जब एक लिहाज से बता दी गई कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से आते हैं। हालांकि बिल्कुल बॉर्डर पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो आंध्र बॉर्डर से मिलती है, जो गुलबर्गा का इलाका है वो आंध्र बॉर्डर से मिलती है। और अपने तौर पर दो पहचान लिए हुए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। एक तरफ दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान, और वो कभी चुनाव नहीं हारे। 1972 से जो शख्स चुनाव लड़ रहा है वो कभी नहीं हारा, 2014 में भी नहीं हारा। हारे तो 2019 में तकरीबन 95,000 वोटों से हारे, लेकिन 2014 में भी वो चुनाव नहीं हारे थे और 2014 में तकरीबन 75,000 वोटों से वह गुलबर्गा लोकसभा की सीट जीते थे, लेकिन 2019 में हार गए। लेकिन उनकी अपनी परिस्थिति को अगर कर्नाटक के भीतर एक कांग्रेस का अध्यक्ष कर्नाटक के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है इतिहास के पन्ने छोटे पड़ जाएं, पन्नों की संख्या छोटी पड़ जाए। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे गुंडू राव के मंत्रिमंडल में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। हम आपसे 80s का जिक्र कर रहे हैं। 90s में बंगरप्पा के मंत्रिमंडल में रेवेन्यू और रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मंत्रालय संभाला करते थे। फिर याद कीजिए वीरप्पा मोइली आए। वीरप्पा मोइली के दौर में वो कॉरपोरेशन और मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री संभाला करते थे। उसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर 94 में रहे और उसके बाद एसएम कृष्णा की जब सरकार बनी तो वह होम मिनिस्टर थे वहां पर। धर्म सिंह की सरकार बनी तो वहां ट्रांसपोर्ट और वाटर रिसोर्स मंत्री थे वहां पर। यह गठबंधन की सरकार थी और 2014 में लोकसभा चुनाव भी जीते, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी रहे और फिर उनको 2021 में राज्यसभा में ले आया गया। यानी कांग्रेस के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे का सफर और 2024 को लेकर निकलती हुई पदयात्रा, दोनों परिस्थितियों को जब जोड़िएगा तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल यह आए कि अच्छा हुआ जो अशोक गहलोत नहीं बन पाए। क्योंकि दक्षिण भारत के भीतर में बीजेपी का दरवाजा कर्नाटक से ही खुलता है और उसे खोलने वाले शख्स येदियुरप्पा और नरेंद्र मोदी के बीच खटपट कोई नई नहीं है और उनको किस तरीके से हटाया गया येदियुरप्पा के दिल पर अब भी वो है। हालांकि उम्र के लिहाज से वो उस दहलीज पर खड़े हैं जहां दोबारा सीएम बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनका नाम ही काफी है। वो नाम राजनीतिक तौर पर बीजेपी लाभ उठाना चाहती है और कांग्रेस निशाने पर लेकर कांग्रेस की जमीन को पुख्ता करते हुए मोदी सत्ता को निशाने पर ले सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह कांग्रेस के भीतर में अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री जब कर्नाटक में पदयात्रा के साथ होगी और अलग अलग रैलियों में जो 3 रैली जो चुनी गई है पब्लिक मीटिंग के लिए, उसमें गुंडलपेट है, उसमें मैसूर है, उसमें बेल्लारी है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए उस स्थिति को शांत कर दिया जहां कांग्रेस के भीतर से विरोध की आवाज निकलती थी। क्योंकि जरा लिस्ट देखिए, जिस लिस्ट का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रस्तावक जो 30 प्रस्तावक हैं वह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आए। उसमें सबसे ज्यादा प्रस्तावक राजस्थान के हैं। 6 प्रस्तावक राजस्थान के, अशोक गहलोत, अभिषेक सिंघवी, रघुबीर मीणा, ताराचंद भगोड़िया, रघुबीर सिंह मीणा, मूलचंद मीणा। यह बतलाता है कि दरअसल नतमस्तक हो चले हैं, घुटने टेक दिए हैं गहलोत ने और वो खुले तौर पर कह रहे हैं अब हम नए अध्यक्ष के पीछे खड़े हो सकते हैं। यह उनकी ढाई चाल होगी आने वाले वक्त में, यह कहना अब ठीक नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक तौर पर हाईकमान यानी सोनिया गांधी को भी इसका एहसास हो गया कि कांग्रेस को अब चलाना कैसे है और अपनी सक्रियता बिना बोले दिखानी कैसे है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के भीतर में मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, दिलीप गुंजागन और पृथ्वीराज चौहान,
जो कि G23 में थे। हरियाणा में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो G23 में थे, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और विनीत पुनिया भी, इन्होंने भी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, राजीव शुक्ला, संजय कपूर। पंजाब के मनीष तिवारी, यह भी G23 में थे। अंबिका सोनी। हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा, यह भी G23 में थे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल। कर्नाटक में सईद नसीर हुसैन, बिहार में तारिक अनवर और अखिलेश प्रसाद सिंह। 30 नामों के भीतर जब टटोलना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल को लेकर निराशा आ जाए। आप कहेंगे इसमें सांसद कौन है, इसमें चुनाव किसने जीता है, और 2024 की लड़ाई हारे हुए लोगों के प्रस्तावकों की लिस्ट देखकर क्या बनाई जा सकती है? और इसमें अधिकतर तो राज्यसभा से आते हैं, कुछ MLAs हैं, लेकिन इसके जरिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है? यह सवाल किसी के जहन में भी आएगा। तो कर्नाटक की राजनीति का मंत्र यह है कि गुजरात की जमीन को यह पदयात्रा नहीं छुएगी, लेकिन वहां से निकलकर यह तेलंगाना में जरूर घुसेगी और उसके बाद महाराष्ट्र में जरूर आएगी। यानी बीजेपी शासित राज्य और जहां पे कांग्रेस को खड़ा करना है तो दो सवाल हर जहन में होंगे। तो क्या गुजरात को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने, या वो मानकर चल रही है, या फिर उसकी स्ट्रेटजी हर जिले दर जिले एक एक कांग्रेसियों को जो थमा दिया है उसने, उसकी पहले रिपोर्ट कार्ड वो देखना चाहती है। लेकिन वक्त बहुत कम है गुजरात चुनाव को लेकर। अगला सवाल यह है कि कर्नाटक की जमीन से अगर राहुल गांधी संघ और करप्शन को लेकर बीजेपी को निशाने पर लेते हैं, और अगर उसके जवाब देने की स्थिति में बीजेपी को आना ही पड़ता है, तो पहली बार यह होगा कि जो बिसात राहुल गांधी के पदयात्रा से बिछनी शुरू हुई, बीजेपी को जवाब देने के लिए उसी कटघरे में आना पड़ा। और यह तयशुदा बात है कि कर्नाटक के भीतर से जो आवाज विरोध की बीजेपी को लेकर, आरोप को बीजेपी को लेकर जो उठेंगे, उस आवाज के भीतर बहुत सिस्टमेटिकली उस तबके को पकड़ने की कोशिश की गई है इस पदयात्रा में, जो कि अपने तरीके से कर्नाटक की स्थितियों को बीजेपी की मौजूदा परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा कर सके। आप कहेंगे कौन सा तबका है? वो तबका बहुत साफ है। वहां पर शिक्षकों का तबका, कलाकारों का तबका, लेखकों का तबका, छात्र और यूथ का तबका जो सबसे महत्वपूर्ण है, और महिलाओं का तबका, इनके साथ बहुत ही सिस्टमेटिकली इस पदयात्रा में शामिल होने का जिक्र हो रहा है। लेकिन फिर यहां पर यह सवाल है कि इन सारी चीजों के बीच कांग्रेस क्या जिंदा हो जाएगी? और कांग्रेस जब बीजेपी को निशाने पर लेगी तो क्या कांग्रेस के भीतर की कमजोरी अब नहीं उभरेगी? या फिर लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या होगा, वहां पर कौन सा निर्णय लिया जाएगा, और अब कांग्रेस के भीतर से कोई छोड़कर नहीं जाएगा? ऑपरेशन लोटस क्या थम चुका है? और विपक्ष की पूरी राजनीति राजस्थान के चक्कर में कहीं बिखर तो नहीं गई? ये सारे सवाल हैं मौजूदा वक्त में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेडीएस अपने तौर पर क्या करेगी? यानी वहां पर जेडीएस के साथ जो कांग्रेस का तालमेल उनको 2019 में सत्ता में ले आता है, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त उन्हें सत्ता से बाहर कर देती है, वह जेडीएस कहीं फिर से बीजेपी में तो शारिक नहीं हो जाएगी? यह हो सकता है या अलग लड़ेगी, या फिर अंदरूनी तौर पर मेल मिलाप करके लड़ेगी, यह भी हो सकता है। लेकिन इन सब से हटकर लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस उस आग को नहीं दिखा पाई जो तमिलनाडु से निकलकर केरल होते हुए चामराजनगर तक पहुंची है, तो फिर कांग्रेस आगे की रफ्तार बहुत धीमे पड़ जाएगी। यानी जो सफलता केरल के भीतर लगातार लोगों की कतार, बढ़ती कतार के साथ राहुल गांधी की पदयात्रा से मिलता चला गया, और उन सब के बीच एक तस्वीर ने आरएसएस को लेकर इतने बुरे तरीके से निशाने पर लिया, जहां पर हाफ पैंट को सुलगते हुए दिखाया गया था। यह मैसेज बहुत साफ था कि केरल के भीतर आरएसएस की शाखाएं पूरे आरएसएस के अपने देश के भीतर में सबसे ज्यादा केरल में ही है। लेकिन अगला सवाल यह है कि शाखाएं कम जरूर है कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक के भीतर स्वयंसेवकों की भूमिका, खास तौर से जिस वक्त बीजेपी की पहली सरकार बनी उसके बाद से बड़ा जोर दिया गया कि हर हाल में किसी भी तरीके से लोगों को साथ लाना है, और यह काम स्वयंसेवक करेंगे। इसमें एक पेंच और है, आदिवासी और दलित का।
दलित कार्ड के तौर पर कांग्रेस ने अध्यक्ष के तौर पर कर्नाटक के ही मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यह है गुरु मिट्टिकल। और ध्यान दीजिए 1972 से 2014 तक जो एक भी चुनाव नहीं हारा, जिसका जन्म बीदर में होता है, गुलबर्गा में शिक्षा होती है, जो वहाँ की ट्रेड यूनियन लेबर के साथ, दलित ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और संघर्ष करते हुए वहाँ की तमाम परिस्थितियों में अपने पूरे इलाके में, जिस इलाके में जो खास तौर से गुलबर्गा बीदर का जो इलाका है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस रूप में वो काम करते रहे, तो क्या इसका लाभ अब राजनीतिक तौर पर कर्नाटक के भीतर कांग्रेस को मिल सकता है? यह एक असंभव सा सवाल है हालांकि, लेकिन अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस के, तो यह कर्नाटक के लिए मैसेज बड़ा होगा कि अध्यक्ष कांग्रेस का निकला है। लेकिन अगला सवाल यही होगा, क्या कर्नाटक के भीतर सिद्धारमैया और डी शिव कुमार को लेकर, डी शिव कुमार की फाइल भी ईडी के पास है। कर्नाटक के भीतर लगभग 13 नेता ऐसे हैं जिनकी फाइल ईडी के पास है, 17 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनकी फाइल सीबीआई के पास है। और संयोग से इस दोनों दायरों में जो 17 और 13 यानी 30 की फाइल है सीबीआई और ईडी के पास, उसमें से 8 नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और वहां पर जो अपने तौर पर लोकपाल ने भी जो सवाल उठाए और उस दायरे में जो वहां के करप्शन निकल कर आए, और वो बेलारी का संकट हो या फिर बेंगलोर के भीतर जमीनों का संकट हो, उस दायरे में जेडीएस के नेता भी आते हैं और जेडीएस को हर हाल में बीजेपी के साथ खड़ा होना होगा। यानी कांग्रेस एकला चलो के रास्ते ही इस पथ यात्रा को तय कर रही है राजनीतिक तौर पर। यह सबसे बड़ा मैसेज है। यानी कहीं विपक्ष अगर यह सोच रहा है या विपक्ष यह मान रहा है कि कांग्रेस अगर एक बड़ी भूमिका में विपक्ष के तौर पर आकर खड़ी हो जाए तो फिर 2024 में बेड़ा पार हो सकता है, तो समझना यह भी होगा कि जो भी कांग्रेस के साथ छत्रप जुड़ा, अब वो जुड़ने की स्थिति में नहीं है और कांग्रेस जोड़ने की स्थिति में नहीं है। और बीजेपी हर दृष्टि से सोशल इंजीनियरिंग करने के पक्ष में है, धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दिशा में जाने को तैयार है, छत्रपों को ईडी सीबीआई के जरिए अपने साथ लेने को तैयार है। और इस कतार में कांग्रेसियों के एमएलएस की कतार और नेताएं भी कम नहीं है। मसलन हिमाचल प्रदेश में ही मान लीजिए ले आया गया, वहां पर जो कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस को, उनको बीजेपी ने शामिल कर लिया। यह एक परिस्थिति है। लेकिन जो 3 मंत्र बीजेपी लेकर चली है, उन 3 मंत्रों पर कहीं चोट हो सकती है तो वो जमीन कर्नाटक ही है। पहली जमीन करप्शन की है, ईडी की है, इंस्टीट्यूशंस की है, जिसको पूरे तरीके से मोदी सत्ता ने जो प्रभावित किया है राजनीतिक तौर पर, और उसका लाभ राजनीतिक तौर पर बीजेपी को मिला है। वो अटैक कहीं हो सकता है तो कर्नाटक की जमीन पर ही हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर तो शिवसेना और एनसीपी के नेता भी कांग्रेस के साथ हैं, वहां पर मुश्किल होगी। तेलंगाना में भी मुश्किल होगी, लेकिन कर्नाटक में मुश्किल नहीं होगी। दूसरा है निशाने पर लेना आरएसएस के सवालों को, आरएसएस के जो प्रयोग हैं कर्नाटक के भीतर में और खास तौर से दलित आदिवासी इलाके में, और इन सब के साथ जो कॉरपोरेट का योगदान है, जो खनिज संसाधनों की लूट को लेकर और इंडस्ट्री जो वहां पर लगी है और कॉरपोरेट मित्रों को जो जगह जमीन दी गई है, यह दूसरी चोट कर्नाटक में ही की जा सकती है। और तीसरी बड़ी चोट है बीजेपी के काउंटर में लेने के लिए कांग्रेस के सामने, कि वह हर हाल में बीजेपी के उस राजनीतिक प्रयोग में जो सांसदों की फेहरिस्त है बीजेपी के, उनको निशाने पर ले सकती है। उन्होंने अपने अपने इलाके में जो भी प्रयोग जिस तर्ज पर किए, उसको लेकर गुस्सा वहां की महिलाओं में, वहां के शिक्षकों प्रोफेसर्स में, वहां के वकीलों में और वहां के यूथ में भी है। और इनसे जुड़ा हुआ सवाल किसान और युवा की बेरोजगारी का भी है। यानी कर्नाटक वो राजनीतिक जमीन है जो इस पदयात्रा के साथ भारत जोड़ो के साथ साथ राजनीतिक मंत्र भी देती है। लेकिन अगला सवाल फिर वही है, बीजेपी अपने मंत्रों से क्या चूक जाएगी? डी शिव कुमार को बुलावा भेजा गया, वो आने की तैयारी भी अब कर रहे हैं, तो क्या उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा? और डी शिव कुमार के साथ कर्नाटक के 3 और बड़े नेता हैं, क्या उनको निशाने पर नहीं लेगी सीबीआई? और इन सब के साथ
जब सिद्धारमैया की सरकार थी उस दौर में जो करप्शन के चार्जेस थे उनकी फाइल लिए हुए मौजूदा वक्त की सरकार वहां बैठी हुई है। लेकिन कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ी मजबूती या बीजेपी को लेकर सबसे बड़ी कमजोरी वहां के मुख्यमंत्री बोम्मई का होना है, जिससे 36 का आंकड़ा आरएसएस ने रखा हुआ है कि वह तो जनता दल से निकल कर आए थे और उनको आपने कैसे बना दिया और आरएसएस से ना इजाजत ली ना जानकारी ली। वह 36 का आंकड़ा कहीं लाभ राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को पहुंचाता है और आरएसएस पर सीधा अटैक कांग्रेस को बीजेपी के करीब ले जाता है। इस अंतर्विरोध को भी साधने का हुनर राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी में होना चाहिए। बचा क्या? बचा है राजस्थान, बचा है कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका, बचा है इस पदयात्रा के जरिए 2024 को कांग्रेस का संभलना या खुद को संभालना, बचा है इस दौर में ऑपरेशन लोटस को रोक देना या उस दिशा में किसी का नहीं जाना, बचा है इन सब के बीच मध्य प्रदेश की सियासत को साधने के लिए भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक साथ खड़े होना या दो राह पे चलना, बचा है इस दौर में छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को समझना जहां पर अडानी को खादान की जमीन दे दी जाती है और आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल किया जा रहा है, और बचा है दरअसल एक तरफ अडानी का विरोध सेंटर में राहुल गांधी करते हैं, खड़े होकर करते हैं, और छत्तीसगढ़ की सरकार उनको खादान के लिए वनों को काटने की इजाजत देती है और 8000 पेड़ काटे जा चुके हैं। उस पूरे इलाके के भीतर में जो स्थिति है वो बहुत नाजुक हो चली है। नाजुक का मतलब यह है कि यह हसदेव क्षेत्र है, यह कंट्रडिक्शंस हैं। परसा केते ईस्ट वासन खादेन जो है वह फेज 2 जो है वह दे दी गई है अडानी को। यह कंट्रडिक्शंस कांग्रेस के भीतर में कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर एकजुट चाहे करें लेकिन गवर्नेंस के तौर पर नहीं कर पाते हैं, करप्शन के तौर पर नहीं कर पाते हैं, पॉलिसी के तौर पर नहीं कर पाते हैं। और शायद इसीलिए राहुल गांधी एक आइडियल के तौर पर नजर तो आते हैं लेकिन कांग्रेस एक ऐसे राजनीतिक मंच में तब्दील हो जाती है जिसमें लगता है जिसे लाभ वो यहां पर आ जाए, लाभ नहीं तो यहां से चला जाए। इस स्थिति से यह पदयात्रा उबार पाएगी या नहीं उबार पाएगी, परीक्षा इसकी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।